तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2022 जो कि अक्टूबर के महीने में होना प्रस्तावित है। आज की इस वीडियो से आपको 2 से 3 नंबर मिलना तय है, क्योंकि आज हमने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को उठाया है और ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको कहीं ना कहीं देखने को हर एग्जाम में मिले ही होंगे। उसी वीडियो से संबंधित आज प्रैक्टिस नंबर 3, जो कि यहाँ से प्रैक्टिस नंबर 3 से ही 3 नंबर आज मिलना आपको तय है। यदि आपने अच्छे लगन के साथ इस पूरे वीडियो को देख लिया और हर एक प्रश्न के उत्तर को आपने कंठस्थ कर लिया, तो 2 से 3 नंबर कहीं जाने वाले नहीं हैं। ये हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है, ये सभी तरह के वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्नों की अद्भुत श्रृंखला लिखा है। ये अद्भुत प्रश्नोत्तरी भी है। सभी का स्वागत है टॉपर की पाठशाला एजुकेशन चैनल में। जितने लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टॉपर बनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये टॉपर की पाठशाला जो चैनल है, ये आपको टॉपर बनाने के लिए ही बनाया गया है। आइए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, ईमानदारी। ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? क्या वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कि भाववाचक संज्ञा है, कि समूहवाचक संज्ञा है, कि इन तीनों में से कोई नहीं है? तो हम बात करते हैं कि यहाँ पे व्यक्तिवाचक क्या होता है, भाववाचक क्या होता है, समूहवाचक क्या होता है। बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा पार्टिकुलर व्यक्ति के बारे में दिया होता है। जैसे यदि हम कहते हैं सीता, तो सीता कहने से एक ही सीता का बोध होता है, ना कि कई सारे सीता का बोध होता है। सीता किसी का नाम भी हो सकता है। जैसे सीता बाजार जाती है, तो कई सीता मिलके बाजार नहीं जाती हैं। सीता किसी लड़की का नाम हो सकता है। उसका मतलब ये है कि एक सीता है। जब एक सीता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा होती है जिनको हम महसूस करते हैं। जैसे ये जो ईमानदारी शब्द है, ईमानदारी को हम भाववाचक संज्ञा में के लेके जाएंगे, क्योंकि ईमानदारी को हम महसूस करते हैं। ना कि ईमानदारी किसी का नाम होता है, ना ही ईमानदारी किसी समूह का गुच्छा होता है। ऐसी कोई बात नहीं है। ईमानदारी महसूस करने की चीज़ है। यदि कहा जाए कि राम बहुत ईमानदार लड़का है, तो राम शब्द जो दिया है वो किसी व्यक्ति का नाम है। एक व्यक्ति को कहा जा रहा है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और राम ईमानदार लड़का है, तो उसकी खासियत है वो ईमानदारी है। ईमानदारी को हम महसूस करते हैं। यहाँ पे जो ईमानदारी शब्द है, ये यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ये जो समूहवाचक संज्ञा की बात कर रहा है, समूहवाचक संज्ञा समूह की बात करता है। जैसे कि सेना हो गया, क्या हो गया? सेना हो गया। सेना का मतलब एक सैनिक से नहीं होता है। यदि आप सेना का नाम लेते हैं, तो सेना का मतलब 10, 20, 50, 100 जितने भी हो सकते हैं। मतलब 1 या 2 से अधिक जितने भी सैनिक हैं, उनको हम सेना कहते हैं। पार्टिकुलर व्यक्ति का यदि हम कहें कि मनोज एक फौजी है या मनोज एक सैनिक है, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। यदि आप यहाँ पे सिर्फ हम सेना की बात करते हैं, तो समूहवाचक संज्ञा में हो जाएगा। आइए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मैं, ये जो मैं है कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष है, कि मध्यम पुरुष है, कि अन्य पुरुष है? सबसे पहले यहाँ पे जो मैं दिया है, ये संज्ञा है या सर्वनाम है? तो मैं क्या है? सर्वनाम है। जितने भी शब्द संज्ञा के बदले बोले जाते हैं, वो सब सर्वनाम होते हैं। संज्ञा के बदले कहा जाए या संज्ञा के स्थान पर कहा जाए, संज्ञा के बदले कहा जाए या संज्ञा के स्थान पर कहा जाए, तो ये जो मैं है, ये कौन से पुरुष में आएगा? उत्तम पुरुष, कि मध्यम पुरुष, कि अन्य पुरुष? ये जो मैं है, ये उत्तम पुरुष में आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। मैं उत्तम पुरुष में आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आइए हम अपने अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तुम जा रहे हो,
ये कौन सा काल है? तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? वर्तमान काल है कि भूतकाल है कि भविष्यत काल है? यदि किसी वाक्य के अंत में ता, ती, ते आदि शब्द आते हैं तो वे वर्तमान काल होते हैं। भूतकाल में क्या होता है? भूतकाल में था, थी, थे आ जाएगा और भविष्य काल में गा, गी, गे आ जाएगा। आदि ऐसे शब्द आते हैं। नॉर्मल हम पहचान बता रहे हैं तो भविष्य काल में आएगा। यहाँ पे जो दिया है, तुम जा रहे हो, जा रहे हो, देखो लास्ट में दिया रहे हो। रहे हो का मतलब वो जा रहा है, रुका नहीं है। तुम जा रहे हो मतलब जा रहा है, वो चल रहा है, रास्ते में रुका नहीं है। वह उसका वर्तमान समय दिखा रहा है कि ना ही जाने वाला है ना ही जा चुका था, क्योंकि वो वर्तमान समय में जा रहा है। इस वाक्य के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वर्तमान काल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आइए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि नवयुवक कौन सा समास है? ये जो नवयुवक शब्द दिया है इनमें कौन सा समास है? कर्मधारय समास है कि बहुव्रीहि समास है कि द्वंद्व समास है कि द्विगु समास है? द्विगु समास क्या होता है? जहाँ पे संख्या की बात दिया रहता है, जैसे 1 2 3 4 फल, 5 फल, 6 फल, ऐसे जहाँ पे भी संख्या का बात दिया हो वहाँ पे द्विगु समास होता है। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह, जैसे यहाँ पे चौराहा दिया है तो 4 हुआ ना, 4 राहों का समूह, 4 राह दिया है तो यहाँ पे पहला शब्द आ गया हमारा 4। जहाँ पे भी संख्या शब्द का बोध हो जाए, शुरू में की बात कर रहे हैं, जहाँ पे शुरू में ही संख्या शब्द का बोध हो जाता है वहाँ पे द्विगु समास होता है। द्वंद्व समास क्या होगा? जैसे उठना और बैठना, यहाँ पे एक दूसरे के विपरार्थक भी हैं और दोनों पद आपस में प्रधान भी हैं, तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। बहुव्रीहि में यदि आपको दे दिया जाए पीताम्बर, तो पीताम्बर का अर्थ क्या होता है? जैसे पीला है वस्त्र जिसका, उसको पीताम्बर कहते हैं। जैसे अन्यथा गणेश जी को कहते हैं, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और यहाँ पे नवयुवक दिया है जो कि कर्मधारय समास होगा। नया है जो युवक, नवयुवक को क्या कह सकते हैं? नया है जो युवक। जहाँ पे है जो, के समान, के रूप आदि ऐसे शब्द आ जाए तो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। आइए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य है? तुम अपने काम में सफल रहो, ये कैसा वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य है कि संदेहवाचक वाक्य है कि विधिवाचक वाक्य है कि इन तीनों में से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर डी तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। विधिवाचक, यदि किसी सामान्य वाक्य की चर्चा किया जाए, तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये तो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। सीता खाना खा रही है, राम घर जा रहा है, ऐसे जो साधारण वाक्य होते हैं ये विधिवाचक वाक्य में आते हैं। संदेहवाचक वाक्य, जहाँ पे संदेह की स्थिति उत्पन्न होता है वहाँ पे संदेहवाचक वाक्य होता है। इच्छावाचक वाक्य वहाँ पे होता है जहाँ पे हम जो करना चाहते हैं या जो सोचते हैं या हम अपना आशीर्वाद देते हैं, वहाँ पे इच्छावाचक वाक्य होता है। जैसे तुम अपने काम में सफल रहो, हम उसको आशीर्वाद एक तरह से दे रहे हैं और हम अपने मन में कामना भी कर रहे हैं कि वो जैसा भी काम है सफल है। यहाँ पे इच्छा की बात हो रहा है कि अपने काम में सफल हो, ये मेरी भी इच्छा है कि वो जो भी काम करने जा रहा है अपने काम में सफल है। इस हिसाब से हमारा उत्तर ए हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, हमको चारों ऑप्शन में से जो अशुद्ध शब्द है उसको बताना है। एकत्र अशुद्ध है कि नीरस अशुद्ध है कि मंत्रिमंडल अशुद्ध है कि योगी राज अशुद्ध है? कई बच्चे सोच रहे होंगे कि ये जो योगी राज है ये अशुद्ध है, तो आपको हम बता दें कि ये जितने भी ऐसे लिखने वाले हैं योगी राज, ये पूरा का पूरा गलत है, क्योंकि ये शुद्ध वाक्य है और जब शुद्ध वाक्य है तो हमारा सही हो जाएगा। एकत्र भी यहाँ पे सही है और नीरस भी
सही है। यहाँ पे जो हमारा उत्तर हो जाएगा ये मंत्रिमंडल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मंत्रिमंडल ऐसे नहीं लिखा जाता। मंत्रिमंडल को हम लिखते हैं, यहाँ पे छोटी ई का मात्रा होता है। मंत्रिमंडल में छोटी ई का मात्रा होता है, मंत्री ऐसे लिखा जाता है। फिर यहाँ पे आगे हम मंडल लिख सकते हैं, मंत्रिमंडल। ये शुद्ध होता है मंत्रिमंडल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गाल बजाना का अर्थ है। गाल बजाना का अर्थ क्या होगा? गाल बजाना मतलब पिटाई करना होता है, कि गाली देना होता है, डींग हाँकना होता है, कि क्रोधित होना होता है? ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। ये तो बच्चे को पता है कि गाल बजाना का मतलब डींग हाँकना होता है। यदि कोई आपस में बहस कर रहा हो या दूसरे से डींग हाँक रहा हो तो कहते हैं कि ज़्यादा गाल मत बजाओ, यहाँ पे सब जानते हैं तुम्हारे बारे में। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि दिया है कि कपीस में संधि का नाम बताइए। ये जो कपीस शब्द है, इनमें कौन सा संधि है? वृद्धि संधि है, कि विसर्ग संधि है, कि व्यंजन संधि है, कि दीर्घ संधि है? वृद्धि संधि में जहाँ पे डबल का मात्रा आ जाता है ऊपर, वहाँ पे वृद्धि संधि हो जाता है। विसर्ग में उसका विच्छेद करने पे जहाँ पे विसर्ग की स्थिति बनती है, वहाँ पे विसर्ग हो जाता है। व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन दे दे तो वहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगा। दीर्घ संधि ये होता है कि सेम मात्रा मिलने पर उसका दीर्घ हो जाता है। जैसे अ और प्लस अ मिलने पर उसका आ हो जाएगा। ऐसे ही ई और ई मिलके बड़ी ई हो जाएगा। यहाँ पे जो बड़ी का मात्रा है वही हमको लेके चलना है, भले ही वह छोटी छोटी मात्रा मिलके हुआ है या छोटी प्लस बड़ी का मात्रा मिलके हुआ है। हमको दीर्घ संधि में बड़ी का मात्रा लेके चलना है। जैसे यहीं पे दिया है कपीस, तो कपी हम इस तरह से लिखते हैं और ईश को हम ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे छोटी ई का मात्रा मिला, यहाँ पे बड़ी का मात्रा मिला, जो कि मिल के बड़ी ई हो जाएगा, जो कि कपीस में दिया है। कपीस, कपी प्लस इस मिल के बड़ी का मात्रा देगा यहाँ पे, जो कि दीर्घ संधि के हिसाब से कपीस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। कपीस में दीर्घ संधि होगा। आइए हम अपने अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध क्या होता है? या कहा जाए कि जितने भी जो अनुनासिक वर्ण हैं वह उच्चारण की दृष्टि से हम उसका उच्चारण कैसे करते हैं? केवल मुंह से करते हैं, कि नाक और मुंह दोनों से करते हैं, कि केवल नाक से करते हैं, कि इन तीनों में से कोई नहीं? तो जितने भी अनुनासिक वर्ण होते हैं उनमें से जितने भी वर्ण हैं उनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। नाक और मुंह दोनों से होता है। इस हिसाब से हमारा उत्तर बी हो जाएगा। जो नासिक वर्ण है या नासिका भी जितने वर्ण हैं उनका उच्चारण नाक से किया जाता है। आइए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जो कहा न जा सके। जो कहा न जा सके उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अकथनीय कहते हैं, कि अगम्य कहते हैं, कि अजर कहते हैं, कि अक्षम्य कहते हैं? अक्षम्य उसे कहते हैं जो क्षमा करने के योग्य न हो, उसको अक्षम्य कहते हैं। अजर उसे कहते हैं जो कभी बूढ़ा न हो, उसे अजर हम कहते हैं। हमारे प्रश्न का उत्तर है अकथनीय। जो कहा न जा सके उसको हम अकथनीय कहते हैं। आपको कमेंट करके बताना कि अगम्य किसको कहते हैं। जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं यदि उनको पता है कि अगम्य किसे कहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप लोग अपना राय कमेंट में ज़रूर दिया करिए कि आप इस चैनल की जो वीडियो है उसे क्या अपेक्षा रखते हैं, या कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट पे आप वीडियो चाहते हैं, या कौन से ऐसे टॉपिक है जिस पे आप नए नए तरह के प्रश्न देखना चाहते हैं। उन सभी प्रश्नों की श्रृंखलाओं के बारे में या चैप्टर के बारे में या टॉपिक के बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।